हैं पहाड़ प्रभात। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे बढ़ते हैं शुरुआत अहम खबर के साथ। पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं और पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारधाम पहुंचने वाले हैं। इसी दिन पीएम बद्री विशाल के दर्शन भी करेंगे। पीएम को दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी 21 अक्टूबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे, जिसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से एक एटीवी वाहन केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। पीएम मोदी इसी पर बैठकर केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य गतिमान है, उसमें काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमारे अंतिम जो स्टेज उसमें आ चुके हैं और इस सीज़न में जब तक हमारा कार्य जब तक हम कर सकते हैं बर्फबारी के बीच, हम कोशिश करेंगे कि हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाए। अभी केदारनाथ धाम में दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम चल रहे हैं, जबकि पहले चरण के काम पूरे हो चुके हैं। दूसरे चरण के पुनर्निर्माण काम में आस्था पथ निर्माण, तीर्थ पुरोहितों के लिए आवासीय भवन, मंदाकिनी नदी किनारे घाटों का निर्माण समेत कई काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहले से प्रभु की शरण में जाते रहे हैं और भारत का जन सामान्य प्रभु की शरण में जाता है। विपक्ष के नेता जन सामान्य से कटे हुए हैं, जन सामान्य के से उनका कोई संपर्क नहीं है और प्रधानमंत्री जी क्योंकि जन सामान्य को भी समझते हैं, उनका लाइव कांटेक्ट है जन सामान्य से और वो प्रभु की शरण में रहते हैं, प्रभु के आशीर्वाद से सब काम करते हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर केदारनाथ धाम के आसपास बैरिकेडिंग भी लगनी शुरू हो गई है। मोदी जब से पीएम बने हैं तब से ही केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मई 2017 से लेकर अब तक पीएम मोदी 5 बार केदारनाथ आ चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी केदारधाम बद्रीधाम में जाने वाले हैं। केदारधाम में मोदी बाबा केदार की आराधना करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी रोपवे का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके बाद खबर है कि मोदी मंदाकिनी आस्था पथ का निरीक्षण भी करेंगे। तो 21 अक्टूबर की तारीख उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी केदारनाथ बद्रीधाम जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना भी करेंगे, विकास कार्यों के बारे में जानकारी लेंगे। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीधाम के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्री विशाल की आराधना की। इसके बाद सीएम धामी ने बद्रीधाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। 21 अक्टूबर को पीएम मोदी बद्रीधाम आ रहे हैं, मगर उससे पहले ही सीएम धामी बद्रीधाम पहुंचे और निर्माण कार्यों का यहां पर निरीक्षण किया, जायजा लिया। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मेरे साथी पंकज जुड़े हुए हैं और साथ ही विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आने वाले हैं 21 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन उससे पहले तैयारियां किस तरीके से वहां पर चल रही हैं, इसका जायजा लेने के लिए खुद सीएम वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल दीपा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 तारीख को उत्तराखंड का प्रस्तावित दौरा है और उसको लेकर तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं। आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भगवान बद्रीनाथ के धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले भगवान बद्रीनाथ के धाम में जाकर पूजा अर्चना की है और जो भी तमाम कार्य किए जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम में उसको लेकर निरीक्षण किया है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का भी मास्टर प्लान के तहत डेवलपमेंट किया जाना है। तमाम वहाँ कार्य चल रहे हैं और उन्होंने निरीक्षण किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को आएंगे तो पहले वो भगवान बद्रीनाथ के विशाल के दर्शन करेंगे और वहां पर एक बड़ी पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद जो भी मास्टर प्लान के तहत वहां काम किए जाने हैं उनका भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके साथ साथ ही उसके बाद उनका माड़ा जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि माड़ा कैंप जो चीन और भारत की बॉर्डर पर बना है, जो अंतिम गांव है भारत का, वहां पर वो रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ही वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और किस तरह का तमाम चीज़ें वहाँ रहनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर, उसका तमाम चीज़ों का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सुबह 7:30 बजे करीब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा बद्रीनाथ के धाम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया है। इसमें महत्वपूर्ण बात देखिए दीपा ये भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहता है और लगातार वो बाबा बद्रीनाथ के केदारनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और अब इस बार बद्रीनाथ दर्शन के लिए भी वो पहुंच रहे हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं बद्रीनाथ धाम में हैं, उन तमाम चीज़ों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। खुद वहाँ पर तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार डटा हुआ है, क्योंकि अब एक दिन का वक्त रहा है तैयारियों को लेकर
लेकर अंतिम रूप की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री का भव्य तौर से स्वागत उत्तराखंड में किया जाएगा। बिल्कुल पंकज, 19 तारीख आज है, कल 20, उसके बाद 21 को पीएम आने वाले हैं। किस तरीके से तैयारी वहां पर हो रही है, यही भापने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं। आप रहे हमारे साथ। विनोद का भी रुख कर लेते हैं। विनोद, केदारनाथ के बारे में जानकारी देंगे, वहां पर भी जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। विनोद, क्या कोई जानकारी है कि सीएम वहां पर भी आएंगे? पहले आगमन को लेकर कैसे तैयारियां हैं उसको देखेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर जानकारी कोई? जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल तैयारियां अंतिम रूप दे दिया गया है। और अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे बाबा केदार के दर पर, और उसके बाद में जितने भी पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करके समीक्षा बैठक भी तमाम अधिकारियों के साथ में करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण दीपा ये है कि इस बार सोनप्रयाग से लेकर केदार धाम तक के लिए जो रोपवे प्रोजेक्ट की मंजूरी की गई है उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से एक वीडियोग्राफी करके प्रस्तुतिकरण भी कराया जाएगा, ताकि एक वीडियो के माध्यम से तमाम जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखा जाएगा। और इसके अलावा कई ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो केदार घाटी में चल रहे हैं, चाहे पुलों का निर्माण हो, आस्था पथ का निर्माण हो, या तमाम जितने भी पुनर्निर्माण के कार्य हैं वो उनके तमाम निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कल का कार्यक्रम माफ कीजिए 21 अक्टूबर का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम पहुंचने का है, जिसके बाद में 21 अक्टूबर को ही वो बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे। और उसके बाद में तमाम सेना के अधिकारियों के साथ में जो सैनिक हैं उनके साथ दिवाली मनाने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। तो जो दोनों ही धामों में जिस तरह से भी तैयारियों का कार्यक्रम है उसको बिल्कुल अंतिम रूप दे दिया गया है। प्रशासन और जिला पुलिस के माध्यम से तमाम व्यवस्थाओं को तैयारी की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी अंतिम रूप में चल रही हैं, जोरों पर हैं। ठीक है विनोद और पंकज, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। 21 तारीख को पीएम पहुंचेंगे, उससे पहले की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। पंकज और विनोद ने जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले धन सिंह रावत समीक्षा बैठक लेने के लिए यहां पर पहुंचे और धन सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी बद्रीधाम आ रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी दीपावली से पहले केदारधाम और बद्रीधाम जाएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, ये जानकारी धन सिंह रावत ने दी है। कर्णप्रयाग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। पीएम के आगमन को लेकर जानकारी उन्होंने साझा की। हम सब के लिए सौभाग्य है उत्तराखंड के लिए भी कि प्रधानमंत्री जी हर साल आते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो है 4 धामों में खर्च हो रहे हैं। तो हम चमोली जिले की तरफ से भी, उत्तराखंड की तरफ से भी प्रधानमंत्री जी के स्वागत की तैयारियां करने के लिए हम। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा के समापन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने से लेकर अब तक 44 लाख तीर्थ यात्री चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। और चारधाम यात्रा के समापन के में अब बहुत कम वक्त बाकी है, 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा हुआ है। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट 26 अक्टूबर को बंद होने वाले हैं, जबकि यमुनोत्री धाम के कपाट 27 अक्टूबर को बंद होंगे। केदार धाम के कपाट को लेकर जानकारी है कि 27 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे और बद्री धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में बहुत कम वक्त बाकी अब रह गया है। केदारधाम की यात्रा पर एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, वहीं इस यात्रा सीजन में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों की मौत भी हुई, आप जानते हैं। और केदारधाम में अभी तक 146 तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि अधिकतर यात्रियों की मौत उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से हुई है। उधर यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक केदारधाम की यात्रा पर 15 लाख तीर्थ यात्री आ चुके हैं। और पिछले कुछ साल की बात करें तो 2017 के यात्रा के सीजन के दौरान 34 यात्रियों की जान गई है, जबकि 2018 में 52, 19 में 52 और 2020 में 4, साथ में 2021 में 6 यात्रियों की जान गई थी। मगर इस बार ये आंकड़ा काफी ज्यादा है। 146 के आसपास मेरे अंदाज से 2-3 के नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। टोटल इतनी डेथ हुई है। इसमें मेडिकल कारण भी हैं, लेकिन नॉन मेडिकल कारणों से भी ये टोटल मिलाकर कहेंगे तो सर किस कारण सबसे ज़्यादा मौतें, अगर माने तो किस कारण हुई सबसे ज़्यादा मौतें? उसमें अभी पूरी तरीके से मैंने डेटा को अभी स्टडी नहीं किया हुआ है,
लेकिन केवल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ प्रॉब्लम से ज़्यादा हुई, बनस्पत गिरने, स्लाइड होने। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस कर्मियों पर फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी में 3 बदमाश बाइक पर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे 2 पुलिसकर्मी भी बाइक पर पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बदमाश अपने पिस्टल से पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग भी कर देते हैं। पुलिसकर्मियों को गोली लग जाती है, तभी पुलिसकर्मी नीचे गिर जाते हैं और तीनों बदमाश बाइक पर सवार होकर के वहां से रफूचक्कर हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आप साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था किस कदर लगातार बिगड़ती जा रही है। खाकी पर इस तरीके से हमला हो रहा है, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। खाकी का खौफ खत्म हो गया है उत्तराखंड। और अब आपको 2 तस्वीर हम दिखाते हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जब 17 अक्टूबर को ये वारदात हुई थी, वहीं दूसरी तस्वीर पुलिस वालों पर फायरिंग की है, जिसमें 3 बदमाश फरार होते हुए आप देख सकते हैं। 17 अक्टूबर को वारदात हुई थी, उसके बाद ये पुलिस वालों पर फायरिंग का नया वीडियो सामने आ गया है। और देखिए, उत्तराखंड में बढ़ते क्राइम के बाद पुलिस सवालों के घेरे में है। इस बीच उत्तराखंड की एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस को नसीहत दी थी, जिसके बाद ये मामला और भी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर यूपी पुलिस की तरफ से भी जवाब आया हुआ है, जिसके बाद राधा रतूड़ी अपने बयान पर यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया। उत्तराखंड की एसीएस गृह राधा रतूड़ी के यूपी पुलिस पर दिए गए बयान के बाद घमासान छिड़ गया है। राधा रतूड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राधा रतूड़ी ने यूपी पुलिस को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि सिर्फ बेगुनाह लोगों पर कार्रवाई से क्राइम कम नहीं होगा। जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। राधा रतूड़ी के बयान पर यूपी पुलिस की ओर से एडीजी प्रशांत कुमार ने जवाब दिया। प्रशांत कुमार ने कहा कि राधा रतूड़ी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के एसीएस होम का बयान देखा और सुना है। एसीएस गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, विशेषकर जबकि वो देश के सबसे बड़े राज्य तथा सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा मुद्दा है। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों के पे आधारित नहीं है। क्या एसीएस होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनको माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? उत्तराखंड सरकार से यह मांग करती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान तथा तथ्यहीन बयानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उधर विवाद बढ़ने के बाद राधा रतूड़ी ने अपने बयान पर यू टर्न ले लिया। अब उनके सुर ही बदल गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जिस पे बात हो रही थी वो ये है कि जो भी कोई क्राइम होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होना चाहिए, और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सभी प्रदेशों की पुलिस अच्छा काम कर रही हैं, यूपी पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी, और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें मिल के दोनों पुलिस काम कर रही हैं और उसको सॉल्व भी कर रही हैं और बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा भी जा रहा है। तो आशय सिर्फ इतना ही था कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी केस में ना फंस जाए, और जो वास्तव में दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध ही पुलिस कार्रवाई करे। कहा जा रहा है कि इस मामले के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। काशीपुर में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की हत्या के बाद यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से यूपी पुलिस ने उत्तराखंड की सीमा में आकर रेड डाली थी और उसे यूपी पुलिस की मनमानी कहा जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं थी।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। अब कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लगातार इस प्रदेश के अंदर हत्याओं का दौर चल रहा है, खुलेआम डकैतियां हो रही है, चोरी हो रही है। एक घटना हो तो मैं जिक्र करूं, और तो और इस प्रदेश के अंदर मंत्री की हत्या का षड्यंत्र रचा जाता है। ना पुलिस को कानों कान खबर होती है, ना इंटेलिजेंस को खबर होती है। ये तो टोटली फेलियर। आगे बढ़ते देहरादून से खबर है। देहरादून में पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया। मेले में उत्तराखंड के हर जिले से वहां की स्थानीय विशेषताओं से संबंधित उत्पाद के स्टॉल लगाए गए हैं। इसके अलावा मेले में उत्तराखंड की स्थानीय कंपनियां और स्वयं सहायता समूह ने भी अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। खुशी की बात है कि आज हमारा ये जो है प्रदेश आत्मनिर्भर होने जा रहा है और बहुत ही रिलीजियस ये हमारा प्रदेश है। यहाँ पे 30 त्योहारों का बहुत ही बड़ा महत्व है और अभी जैसे कि दिवाली का समय जो है आने ही वाला है, उससे पूर्व में अनेकों जो है तरह तरह के मेले यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और मैं बहुत ही शुभकामनाएं देती हूँ हमारी पुलिस ऑफिसर्स वाइफ्स को, पूरे ही हमारे पुलिस परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देहरादून की पुलिस लाइन में लगे दीपावली मेले में लोगों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र वो दुकान बनी हुई है जहां पर बेचने वाला सामान उत्तराखंड की जेलों में रहने वाले कैदियों ने तैयार किया। इसी पर देखिए हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर देहरादून की पुलिस लाइन में पुलिस परिवारों द्वारा बनाए गए तमाम सामानों का एक मेला लगा हुआ है, लेकिन उसी में से एक खास दुकान है जिसको मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस दुकान में जितना भी सामान है वो तमाम उन कैदियों द्वारा बनाया गया है जो इस वक्त जेल में बंद है। तो यानी कि वहां पर उनका एक अच्छा वो समय अपना बिता पाएं और इसके साथ ही साथ ऐसी कुछ खूबसूरत चीज़ें बना सकें। इन तमाम चीज़ों की वानगी आपको इस दुकान पर देखने को मिलेगी, चाहे जिसमें चिड़ियों के घोंसलों की बात हो या फिर अच्छे हुए बने हुए जो टेबल हैं उनकी बात है या फिर मंदिर है। इन तमाम चीज़ें चाहे लकड़ी की के जो कारीगरी है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो कालीनें हैं वो भी बनाई गई हैं। तो ये जितना भी सामान इस दुकान पर इस वक्त लगाया गया है देहरादून की पुलिस लाइन पर, ये तमाम सामान कैदियों के द्वारा बनाए गए जो विभिन्न मामलों में जेल में हैं और अंदर कैद हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें से भी उनकी क्या कलाकारी है, किस तरीके से वो अपना समय एक अच्छे कामों में व्यतीत कर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो कारागार विभाग है उत्तराखंड का, उनके द्वारा इन तमाम कैदियों से जो इसमें काम करना चाहते हैं वो काम कराते हैं और उनका मेहनताना भी उन्हें मिलता है प्रतिदिन के हिसाब से। कारागार कर्मी एक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो इस दुकान पर हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मातबर सिंह रावत। रावत जी, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या क्या ये लोग यहाँ पर बनाते हैं, किस तरीके से आप लोग इनको बेचते हैं? जी सर यहाँ पे हमारे पास स्टडी टेबल है, लैपटॉप टेबल है, स्टूल है, गमला स्टैंड है, 3 टाइप के हमारे पास गमला स्टैंड है और आसन है सर, दरियाँ हैं और हमारे पास बर्ड हाउस मिलेंगे और नेम प्लेट हाउस है, ठीक है, मंदिर है और सही वैरायटी कई चीज़ों की वैरायटी। कितने समय से इन तमाम चीज़ों को कैदी बनाने शुरू किए हैं? और सब 5 साल से हम हैं यहाँ पे, तो 5 साल तो हम देखते हो गए, उससे पहले से ही बन रही है चीज़ें। तो एक नई कलाकारी और उन लोगों के समय जो है अच्छी चीज़ों में व्यतीत हो सके, उन तमाम चीज़ों को लेकर उत्तराखंड कारागार की ओर से व्यवस्था की गई है। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। अब आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम में मौसम का मिजाज बदल गया है। बद्रीधाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी की वजह से धाम में ठंड काफी बढ़ गई, मगर तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। तीर्थ यात्री पूरे उत्साह के साथ बद्री विशाल के दर पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से मौसम यहाँ पर लगातार बदल रहा है। बारिश के साथ साथ अब कहा यह जा रहा है कि बर्फबारी शुरू हो गई है। ऊंची चोटियों पर आप देख सकते हैं, लेकिन बर्फबारी होने के बाद भी, ठंड बढ़ने के बाद भी जो तीर्थ यात्री हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा। बहुत बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 19 नवंबर की तारीख है जब बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मौसम बदला, लेकिन उत्साह, श्रद्धा कम नहीं हो रही है। श्रद्धालुओं में बहुत बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। बारिश और बारिश के बाद बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है, ये कहा जा रहा है। मौसम का मिजाज बदला, लेकिन तीर्थ यात्रियों की संख्या में इजाफा लगातार जारी है।
बड़कोट में भी मौसम बदलते ही यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी से यमुनोत्री धाम में ठंड बढ़ गई है। यहां पर भी कपाट बंद होने से पहले ही यमुनोत्री धाम में यात्रियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। 27 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, लेकिन उससे पहले बर्फबारी यहां पर भी हुई है और बर्फबारी होने के साथ ही ठंड बढ़ गई। बहुत बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहां पर भी पहुंच रहे हैं। कपाट बंद होने में बहुत कम वक्त बाकी बचा हुआ है। कपाट बंद होने हैं, लेकिन उससे पहले यमुनोत्री धाम में यात्रियों ने बर्फबारी का आनंद लिया है। ये तस्वीर उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ पहाड़ प्रभात में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।